नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है और स्वागत है आपका हिंदी घराना के इस पॉडकास्ट पर जिसका नाम है किताब पे चर्चा। संवाद चलते रहना चाहिए। बात चाहे किताब पर हो, चाहे कविता पर हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन की बात हो, व्यक्तिगत अनुभवों की बात हो, संवाद रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर संवाद रुका तो सामाजिक चेतना रुक जाएगी और सामाजिक चेतना में जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा। और एक बार सामाजिक चेतना का विकास रुक गया तो हम आप और सब लोग जानते हैं, बचपन से सुनते आए हैं कि रुकी हुई चीज़, ठहरी हुई चीज़ सड़ने लगती है, उसमें से बदबू आने लगती है। और एक सड़े हुए समाज में रहना किसको स्वीकार होगा? कम से कम मुझे और आपको तो स्वीकार नहीं होना चाहिए, और हमसे ही समाज का निर्माण होता है। तो संवाद चलते रहना चाहिए। इसी संवाद के क्रम में आज जिस किताब के साथ हम हैं, आज जिस किताब पर चर्चा करेंगे वो है ट्यूसडेज विथ मॉरी। ट्यूसडेज विथ मॉरी को लिखा है मिच एल्बम ने। मिच एल्बम इस किताब के ही एक किरदार हैं, और ये किताब एक्चुअली असली कहानी पे बेस्ड है, ये कोई फिक्शन नहीं है। मिच एल्बम एक रियल असली दुनिया के आदमी हैं, और मॉरी, ट्यूसडेज विथ मॉरी में जो मॉरी हैं वो दरअसल प्रोफेसर हैं, अमेरिकन प्रोफेसर हैं, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, जिनका नाम पूरा मॉरिस श्वार्ट्ज़ है। तो मॉरिस श्वार्ट्ज़ प्रोफेसर हैं और मिच एल्बम उनके स्टूडेंट हैं, और दोनों पहली बार कॉलेज में मिलते हैं। और फिर उसके बाद इस किताब में जो कुछ भी है हम धीरे धीरे उस पर बात करेंगे। तो इन्हीं दो लोगों के बारे में ये किताब है, दोनों को ही आप प्रोटैगनिस्ट मान सकते हैं किताब का। और इस किताब के बारे में जो बातें हैं वो बताने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये किताब बहुत अच्छी किताब है। यानी अगर आपको एक सिंपल तरीके से साधारणतया जीवन की बहुत अच्छी ऊंची बातें होती हैं वो सीखनी है, वो जाननी है, उनके बारे में थोड़ा चिंतन करना है, तो इस किताब से आपको बहुत सहायता मिलेगी। क्योंकि ये जो प्रोफेसर मॉरी हैं ये अपने जीवन भर की अनुभवों को साझा करते हैं अपने मित्रों से, अपने स्टूडेंट्स से, अपने आसपास के जो भी लोग हैं उनसे, और बहुत कन्विंसिंग बातें हैं, बहुत गहरी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। तो अच्छी किताब है, आपको सबको पढ़ना चाहिए ये किताब। अब आते हैं कि इस किताब में है क्या। तो जो मिच हैं वो कॉलेज में पहली बार प्रोफेसर मॉरी से मिलते हैं और उनके ही अंदर अपना थीसिस कंप्लीट करते हैं, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, मेंटर होते हैं उनके मॉरी। फिर कॉलेज का समय ख़त्म होता है और मॉरी अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं और मिच अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। हालांकि मिच प्रॉमिस करते हैं मॉरी को कि वो हमेशा टच में रहेंगे, बट लाइफ गेट्स इन द वे। और वही होता है मिच के साथ भी कि वो he pursued a career in sports journalism and gradually he lost touch with his professor Mitch और his professor Maury। तो जो आइडियल्स, जो वैल्यूज़ उनको प्रोफेसर ने सिखाए होते हैं, धीरे धीरे वो भी छूट जाते हैं, वो भी टच में नहीं रहते, और धीरे धीरे वो कुछ और ही बन जाते हैं। जो बातें मौरी ने नहीं सिखाई होती हैं, जिन बातों के पक्ष में कभी नहीं रहे मॉरी, वही करने लग जाते हैं ये मिच एल्बम धीरे धीरे जीवन में अपने आगे बढ़ने के क्रम में। एक दिन क्या होता है कि टीवी देखते हुए मिच को पता लगता है कि उनके प्रोफेसर अब बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं और उनको एक बहुत ही रेयर बीमारी हो चुकी है जिसका कोई क्योर नहीं है, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। बीमारी का नाम है ALS, एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ये बहुत ही खतरनाक किस्म की बीमारी है जो कि नर्वस सिस्टम की बीमारी है। मोटर न्यूरॉन्स डैमेज होने लगते हैं और मांसपेशियां हमारी कमज़ोर होने लगती हैं। तो मसल्स क्योंकि वीक हो जाती हैं तो वो फंक्शन नहीं कर पाती हैं, तो धीरे धीरे हम काइंड ऑफ जिंदा लाश बन जाते हैं। एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी जिनको ये बीमारी हुई, हम उनका नाम जानते हैं, वो साइंटिस्ट थे, और उनकी एक बहुत ही फेमस किताब है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। आप जान ही गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। इस किताब में और जो बातें हैं, मुझे जो इस किताब के बारे में बहुत अच्छी बातें लगीं वो हैं, तो इस किताब में ना बहुत
सी बातें सिर्फ ट्यूसडेज को ही हैं, मतलब नाम ही है ना ट्यूसडेज विथ मौरी। तो मिच जब भी आते हैं मौरी से मिलने के लिए तो ट्यूसडेज को आते हैं, तो इसीलिए नाम है ट्यूसडेज विथ मौरी। तो टोटल 14 ट्यूसडेज में ये किताब बटी हुई है। 14 मंगलवार हैं इस पूरी किताब में जिनमें अलग अलग बातें होती हैं। तो जो कुछ ट्यूसडेज में एक तो सारे ही ट्यूसडेज को जो बातें होती हैं वो आपको बताता हूँ, फिर कुछ जो मुझे अच्छी लगी बातें वो आपसे साझा करूँगा। तो जो पहला ट्यूसडे है वो है कि मौरी और मिच बैठ के दुनिया के बारे में बातें करते हैं। दुनिया कैसी है, दुनिया के लोग कैसे हैं। मौरी एक्सप्रेसेस हिज व्यूज़ ऑन सोसाइटी, समटाइम्स क्रिटिसाइजिंग हाउ पीपल प्रायोरिटाइज जैसे सुपरफिशियल सक्सेस, और ये सब बातें कि आम तौर पे लोग क्या करते हैं, जो मीनिंगफुल ह्यूमन कनेक्शंस होने चाहिए हमारे लाइफ में वो मिसिंग हैं, और कहीं ना कहीं हम सुपरफिशियल सक्सेस को और मॉडर्नाइजेशन को और इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा वरीयता देने लग गए हैं। इंसानों की वैल्यू इंसान कम करने लग गए हैं। तो दुनिया के बारे में ये जो मोटा मोटी बातें हैं वो करते हैं और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं सोसाइटल नॉर्म्स की, तो उनको रिजेक्ट करने की बात करते हैं। कहते हैं कि मतलब मौरी एम्फसाइज करते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिजेक्टिंग सोसाइटल नॉर्म्स। और फिर इसी में आगे चलते हुए जो सेकंड ट्यूसडे है उसमें बात होती है कि उसका टाइटल है कि वी टॉक अबाउट फीलिंग सॉरी फॉर योर सेल्फ। तो सेल्फ पिटी के बारे में, खुद के लिए सॉरी फील करने के बारे में बात करते हैं। जैसे क्योंकि मौरी एक बहुत ही लाइलाज बीमारी से ग्रसित हैं, तो वो कहते हैं कि बीमारी चाहे लाइलाज हो या कोई सी बीमारी हो या बीमारी ना भी हो, तो जीवन की जो समस्याएं हैं, हमारी जो मजबूरियां हैं, हमारे जो दुख हैं जीवन के, उनके बारे में सोचकर और हमेशा सेल्फ पिटी करना इज़ नॉट राइट। ठीक है, ये भी नहीं कहा जा रहा है कि आप अपने बारे में ना सोचें, अपने लिए दुख महसूस ना करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने जीवन का सारा समय सेल्फ पिटी में ही बिता दें, कि सुबह से लेकर शाम तक आप बैठकर सेल्फ पिटी ही करते रहें कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, कि मैं ही क्यों, कि मैंने ऐसा क्या किया है, कि मैं बहुत पापी या बहुत बुरा इंसान हूँ क्या, या इस तरह की बातें ठीक है दिमाग में आती हैं, बहुत प्राकृतिक बातें दिमाग में आएंगी, वो ठीक है, नॉर्मल है, पर उन बातों को लेकर कैरी नहीं करना है ना। जैसे अगर मौरी को ALS हो गया तो अब क्या कर सकते हैं, हो गया, तो अब उसके जो दुख हैं, उससे जो प्रॉब्लम्स होती हैं मौरी कहते हैं कि मैं सुबह सुबह जब उठता हूँ तो ये बातें मेरे दिमाग में होती हैं कि मुझे ये क्या हो गया, तो मैं क्या करता हूँ कि सुबह सुबह आधा घंटा 1 घंटा बाथरूम में बैठ के रो लेता हूँ, दुख मना लेता हूँ इन बातों का। पर उसके बाद पूरा दिन मेरे सामने पड़ा है जिसमें मैं कुछ प्रोडक्टिव कर सकता हूँ, अपने लोगों से मिल सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ, अभी भी जो छोटे मोटे कंट्रीब्यूशंस मैं कर सकता हूँ वो तो करूँ ना, या दिन भर बैठ के ऐसे ही रोता रहूँ कि मुझे क्या हो गया और क्यों हो गया, ये बहुत गलत बात है। तो सेल्फ पिटी होना गलत नहीं है, पर हमेशा करते रहना, एक्सट्रीम में करना इज़ रॉन्ग, है ना। और हम जानते भी हैं कि जो एक बहुत ही साधारण फेमस है ये बात कही जाती है कि एक्सट्रीम में कुछ भी करना गलत है, तो सेल्फ पिटी भी एक्सट्रीम में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आगे चलते हुए तीसरे ट्यूसडे को रिग्रेट्स की बात करते हैं, कि वो बताते हैं कि उनका जो विश्वास है वो इस पे है कि हमें रिग्रेट्स नहीं करने चाहिए। जो है जीवन में चल रहा है, जीवन में जो कर रहे हैं वो करते रहें, और जो कर चुके, जो हमसे गलतियां हो गई, वो उनके बारे में सोचकर रिग्रेट ना करें, है ना, उनका पछतावा ना करें। दो शब्द होते हैं ना, एक होता है पश्चाताप और एक होता है प्रायश्चित। तो दोनों सुनने में एक से लगते हैं पर एक्चुअली एक से हैं नहीं। पश्चाताप क्या है कि पाखंड है, हिपोक्रेसी कह सकते हैं पश्चाताप को, कि मैंने शराब पी और शराब पीते ही मुझे ये एहसास हुआ, या पीने के दौरान ही मुझे ये एहसास हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो ये एहसास पश्चाताप है ना, ये एहसास है पश्चाताप, कि मुझे पछतावा तो होता है कि मैं शराब क्यों पीता हूँ, मुझे पछतावा तो होता है कि मैं गालियाँ क्यों दे देता हूँ,
तो मैं उनसे कहता हूँ कि पछतावा जब तक रहेगा मस्का ड्रिंकिंग का, तब तक वो हैबिट नहीं छूटनी, क्योंकि पछतावा पाखंड है। पछतावा आप करते ही इसलिए हैं ताकि आप छुपा लें खुद को, आप खुद को एक और बार करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें कि अरे यार पछतावा तो हो रहा है ना, मुझे धीरे धीरे छोड़ दूंगा। तो पछतावा पाखंड का दूसरा नाम है। अच्छा, दूसरा शब्द है प्रायश्चित। क्या है प्रायश्चित? प्रायश्चित है कि आप एकदम उस चीज से मुक्त हो जाएं, मतलब मुक्त हो जाएं और फिर उसका गुणगान ना करें, उस चीज को भूल जाएं, अपने जीवन से अलग ही कर दें। मैं शायद अभी प्रायश्चित पे इतना नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा क्योंकि वो बहुत अलग किस्म की बात है, तो अभी हम इसको यहीं रोकते हैं, इस पश्चाताप और प्रायश्चित की बात को। तो आगे चलते हैं कि जो अगला ट्यूसडे है वो है कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं। और एक बहुत अच्छी और मज़ेदार लाइन जो मुझे लगी, जो मौरी कहते हैं इसमें कि वंस यू लर्न हाउ टू डाई यू लर्न हाउ टू लिव। एक बार अगर आप मरना सीख जाते हैं तो आप जीना भी सीख जाते हैं। मैं इस पे एम्फेसिस ज़्यादा नहीं डालूंगा कि व्हाट इज़ इट टू लर्न हाउ टू डाई। ओशो की एक बहुत अच्छी किताब है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, अगर कभी पढ़ने का मौका मिले तो ज़रूर पढ़ें। बहुत अच्छी किताब है, मैं उस किताब की तारीफ शब्दों में नहीं कर पाऊँगा, सबको पढ़नी चाहिए। तो अगला ट्यूसडे है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस बात पर अगर एम्फेसिस करूं कि अगर आप मरना सीख जाएंगे या मरने के बारे में जान जाएंगे तो आप जीना भी जान जाएंगे। तो बहुत साधारण तरीके से, बहुत नॉर्मल जनरल बात अगर आपसे मैं करूं तो वो ये है कि अगर आपको रियलाइज हो जाए, एक होता है जानना कि मैं जानता हूं कि मैं एक दिन मरूंगा, एक होता है कि मैं समझता हूं कि मैं एक दिन मरूंगा, इस बात का मुझे एहसास है, आई रियलाइज दिस, ये अलग बात है। एक बात है जानना, मैं जानता हूं, तो जानता तो मैं बहुत कुछ हूं, जानता तो मैं बहुत कुछ हूं, पर मैं समझता कितना हूं, मुझे रियलाइजेशन कितनी है उस बात की, इस बात से असल में फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम ये रियलाइज़ कर लें कि हम एक दिन मरेंगे तो हमें वक्त की कीमत पता चलेगी, हमें पता चलेगा कि हम एक एक मिनट जो अपने जीवन में कर रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है, उसका कितना प्रभाव पड़ना है हमारे जीवन पर या हमारे समाज पर, हमारे इर्द गिर्द के लोगों पर। तो जीवन तभी सुधर जाएगा, तभी सार्थक हो जाएगा जब हम मृत्यु को समझ जाएंगे कि मृत्यु क्या है और उसकी रियलाइजेशन हमें हो जाएगा, तो है ना। तो नेक्स्ट ट्यूसडे पे आते हैं। फैमिली पे बहुत एम्फेसिस करते हैं मौरी एम्फेसाइजेस पैरामाउंट इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, कि फैमिली होना कितना ज़रूरी है, कितना टू प्रोवाइड लव, सपोर्ट, सेंस ऑफ बिलोंगिंग बहुत ज़रूरी है परिवार से, है ना। तो वो अपने जीवन की कहानियाँ बताते हैं कि परिवार का होना कितना महत्वपूर्ण है, रिलेशनशिप्स का होना कितना इम्पोर्टेंट है। और ये मौरी की बात नहीं है, ये तो अभी हाल ही में जो हुए एक बहुत बड़े रिसर्च से भी पता चलता है। एक स्टडी हुई थी अभी हार्वर्ड में शायद, जिससे ये पता चला था कि रिलेशनशिप अगर हेल्दी है, आपके रिलेशनशिप्स अगर हेल्दी हैं, आपके जीवन में एक दो लोग ऐसे हैं जिनसे आप बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड हैं, इनके साथ आप सब कुछ शेयर कर पाते हैं, तो आपके जीवन में चाहे रिसोर्सेज कम हो, पैसे कम हो, आप सुखी होंगे। पर पैसे बहुत हों, रिसोर्सेज बहुत हों, पर रिलेशनशिप्स अच्छे ना हों तो आपके जीवन में दुख ज़्यादा होगा। तो ये स्टडीज़ भी कहती हैं कि रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो और रिलेशनशिप जब मैं कह रहा हूँ तो मैं ये नहीं कतई कह रहा कि परिवार ही होना ज़रूरी है, कि बीवी का होना ही ज़रूरी है, बच्चों का होना ही ज़रूरी है। अच्छे रिलेशनशिप हम स्ट्रेंजर्स से भी बना के रख सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हमें मिलते हैं जीवन में जो हमें 10 दिन के लिए या 20 दिन के लिए या 1 महीने के लिए या 1 साल के लिए ही मिलते हैं, पर जीवन भर याद रहते हैं, उनसे हमेशा बातें होती हैं और बहुत गहरी बातें होती हैं। तो रिलेशनशिप्स की बात करते हैं मौरी। अगला जो ट्यूसडे आता है उसमें मौरी इमोशंस की बात करते हैं। इमोशंस लाइक फियर, पेन, ग्रीफ, लव, है ना, ये सब, जेलसी, ये सब इमोशंस हैं। तो एक बात जो बहुत अच्छा समझाया है मौरी ने इस किताब में इमोशंस के बारे में, वो ये है कि इमोशंस का पूरी तरह से एहसास कर पाना, इमोशंस में डूबना कितना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि इमोशंस में हम डूब जाएं और तभी हम इमोशंस को पूरी तरह एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज वो अनफेल्ट इमोशंस वो आधा अधूरा छूट जाएंगी तो दिक्कत होगी। जैसे मैं अगर एक लाइन पढ़ूं, इफ़ यू
If you hold back on the emotions, if you don't allow yourself to go all the way through them, you can never get to being detached. You are too busy being afraid. You are afraid of the pain. You are afraid of the grief. You are afraid of the vulnerability that loving entails. But by throwing yourself into these emotions, by allowing yourself to dive in all the way, over your head even, you experience them fully and completely. You know what pain is, you know what love is, you know what grief is. तो इमोशंस से मुक्त होने के लिए इमोशंस में डूबना जरूरी है। आप किसी नदी को पार करना चाहते हैं तो नदी में घुसना, नदी में उतरना जरूरी है। आप ऊपर ऊपर नदी से पार नहीं हो सकते बिना छुए नदी को। नदी में घुसना पड़ेगा, नदी में उतरना पड़ेगा। और अगर आप नदी में ऊपर ऊपर पार हो भी जाएं किसी तरीके से, तो आप नदी को कभी जान नहीं पाएंगे। आप नदी पार तो कर लेंगे, पर हो सकता है कि आप नदी को कभी ना जान पाएं, नदी की अंडरस्टैंडिंग आपकी कभी ना बने। तो लव को, हेट्रेड को, पेन को समझना है तो उसमें पूरी तरह उतरना जरूरी है। अगर रोना आ रहा है तो बैठकर रो लें और पूरी तरह से रो लें। आंखें सूज जाएं, आंखें लाल हो जाएं, इतना रोएं, तो फिर वो रोना आपसे छूट जाएगा। अगर किसी बात का दुख है तो उस बात में डूब जाएं, पूरी तरह से दुखी हो जाएं। अगर किसी पे प्रेम आ रहा है तो पूरा प्रेम न्यौछावर कर दें, तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे, आप उसके पार हो जाएंगे। ये इतना हल्का और इतना उथला कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं आपसे 2 मिनट में बोल कर निकल जाऊं। कभी इमोशंस पे बात करेंगे तो बहुत गहराई से बात करेंगे, बहुत कुछ है इमोशंस में जिन पे बात की जा सकती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। द 7th ट्यूसडे, 7वां मंगलवार, फियर ऑफ एजिंग की बात करते हैं कि जो एक लोगों में होता है ना डर, एज होने का डर, बूढ़ा होने का डर। पर मौरी कहते हैं कि बूढ़ा होना बहुत खूबसूरत है। और हम आप भी जानते हैं कि कोई ऐसा बूढ़ा व्यक्ति जो जिसने जीवन बहुत खुलकर जिया हो, बहुत कुछ किया हो, जिससे हम कहते हैं ना आम बोलचाल की भाषा में घाट घाट का पानी पीना, तो जिसने घाट घाट का पानी पिया हो, सब कुछ किया हो, हर इमोशन को जिया हो, हर तरह के संबंध बनाए हो, बहुत सी गलतियां की हो, उनसे सीखा हो, आगे बढ़ा हो, जीवन में सक्सेसफुल रहा हो, उस व्यक्ति के पास बैठना कितना सुखद होता है, कितना इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन होता है उसके लिए हमारे मन में, है ना। हम उसके साथ बैठते हैं जब तो हम चाहते हैं कि वो बोलता ही रहे, हम सुनते ही रहें। तो बुढ़ापा बहुत खूबसूरत चीज़ है अगर ज़िंदगी ठीक से जिए तो। अगर आधा अधूरा ज़िंदगी जिए तो बुढ़ापा कुरूप हो जाता है। फिर वैसे बूढ़े लोगों के साथ कोई नहीं बैठना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उनके पास देने को कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी ठीक से जी नहीं है। तो मौरी कहते हैं कि उम्र कोई डरने की बात नहीं है, बुढ़ापा कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है, अच्छा है। इनफैक्ट इन दिस बुक मौरी क्रिटिसाइजेज द कल्चरल ऑब्सेशन विथ यूथ एंड ब्यूटी। वो कहते हैं कि इतना जो ऑब्सेशन है सुंदरता को लेकर, जवानी को लेकर, वो ठीक बात नहीं है। अब बल्कि वो एडवोकेट करते हैं कि वी शुड एम्ब्रेस द एजिंग प्रोसेस। तो अगले ट्यूसडे की तरफ बढ़ते हैं, द 8th ट्यूसडे, जिसमें वो पैसे की बात करते हैं। और पैसे की बात मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, आगे बढ़ते हैं। 9th ट्यूसडे लव की बात करते हैं कि हमें प्रेम देना चाहिए सबको, अपने आसपास के लोगों को, और सिर्फ लोगों को नहीं, हर क्रीचर को, चींटी से लेकर मच्छर तक, गाय तक, भैंस तक, इंसानों तक। मौरी सिर्फ प्रेम देने की बात करते हैं, वो सब्जेक्ट की बात नहीं करते। मैं अपना पर्सनल सब्जेक्टिव ओपिनियन आपको बता रहा हूँ कि प्रेम कोई ऐसी चीज़ नहीं है, प्रेम की एक्सक्लूसिवली फॉर ह्यूमंस, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे आसपास जो कुछ भी जीवित है, जिसमें भी चेतना है, जिसमें भी जीवन है, उन सबको प्रेम की ज़रूरत है। सिर्फ मनुष्यों के लिए प्रेम संरक्षित नहीं है, रिजर्व्ड नहीं है। तो हमारे आसपास जो भी है, चींटियाँ हैं, चींटे हैं, मच्छर हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, इन सब को बराबर का प्रेम मिलना चाहिए। मोस्ट इवॉल्व्ड क्रीचर होने के साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि हमारी वजह से हमारे इस समाज में, हमारी इस दुनिया में जिस पे हमारा राज है, किसी भी अन्य जीवों को कष्ट ना हो, दुख ना हो, पीड़ा ना हो हमारी वजह से। तब तो जाकर ये कहना सार्थक है कि हम सबसे एडवांस, सबसे इवॉल्व्ड क्रीचर हैं। अदरवाइज़ अगर हमारी वजह से किसी जीव जंतु को, जो कि हेल्पलेस है, जो कि बोल नहीं सकता, कमज़ोर है, अपना बचाव नहीं कर सकता, अगर उसको दुख पहुंच रहा है,
तो काहे का एडवांस क्रीचर, किस बात के मोस्ट इवॉल्व क्रीचर, आप तो उससे भी गए गुजरे हैं। बेकार है आपका होना यहाँ पे। अगर आपकी वजह से किसी लिविंग क्रीचर को किसी भी तरह की पीड़ा पहुँच रही है, किसी भी तरह का दुख पहुँच रहा है, तो मत कहिए अपने आप को एडवांस क्रीचर। आप फिजिकली यू आर इवॉल्व, बट इंटेलेक्चुअली ब्रेन से आप अभी भी जंगल में ही हैं। आई एम सो सॉरी टू से दिस। थोड़ा सा मैं अग्रेसिव हो गया, या कह सकते हैं कि इमोशनल हो गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मैरिज की बात करते हैं, फिर कल्चर की बात करते हैं, फॉरगिवनेस की बात करते हैं। फॉरगिवनेस में बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हमें पहले खुद को माफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, फिर हम सबको माफ़ कर सकते हैं। तो कुल मिला जुला कर ये किताब बहुत थॉट प्रोवोकिंग बुक है, अच्छी किताब है, और बहुत फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस की बात है, तो सबको पढ़ना चाहिए। मिच जो हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल लेसन सीखते हैं अबाउट लव, अबाउट वर्क, अबाउट फैमिली, अबाउट एजिंग, अबाउट डेथ, मौरी के विजडम से। तो और ज़्यादा ना बोलते हुए इस किताब के बारे में, अच्छा मैंने इस किताब को पढ़ते हुए कुछ बातें लिखी थी, कुछ लाइंस लिखी थी जो बहुत अच्छी लगी मुझे। मैं वो आपके सामने एक एक करके रखूँ अगर। तो पहली लाइन जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि वंस यू लर्न हाउ टू डाई यू लर्न हाउ टू लिव। दूसरी लाइन है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज टू लर्न हाउ टू गिव आउट लव एंड टू लेट इट कम इन। तीसरी लाइन है कि वी हैव गॉट अ फॉर्म ऑफ ब्रेन वॉशिंग गोइंग on in our country. Do you know how they brainwash people? They repeat something over and over, and that's what we do in this country. Owning things is good, more money is good, more property is good, more commercialism is good. मतलब एक तरह से क्रिटिक है मटेरियलिज्म का और कंज्यूमरिज्म का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन है लव इज द ओनली रैशनल एक्ट, जिससे मैं पूर्णतया सहमत हूँ, पूरी तरह से अग्री करता हूँ मैं इस बात से कि लव इज द ओनली रैशनल एक्ट। नेक्स्ट है कि डेथ एंड्स अ लाइफ नॉट अ रिलेशनशिप। कितनी मजेदार बात है ना कि मृत्यु आपसे आपका जीवन छीन लेती है, आपके संबंध नहीं छीन लेती है ना। एक और बहुत मैं अगर ठीक याद कर पा रहा हूँ तो खलील जिब्रान की एक किताब थी जिसमें एक लाइन लिखी थी कि यू कैन कट ऑल द फ्लावर्स बट यू कांट प्रिवेंट स्प्रिंग फ्रॉम कमिंग। तो ऐसी मुझे याद आ गया वो। तो डेथ एंड्स अ लाइफ नॉट अ रिलेशनशिप, बहुत खूबसूरत बात है। अगली बात है कि फॉरगिव योरसेल्फ बिफोर यू डाई, अभी मैंने कहा, देन फॉरगिव अदर्स। नेक्स्ट है द कल्चर वी हैव डज नॉट मेक पीपल फील गुड अबाउट देमसेल्व्स एंड यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू से इफ द कल्चर डजंट वर्क डोंट बाय इट। तो ये बात भी बहुत अच्छी है कि जो कल्चर है हमारे आसपास, जो समाज है, वो हमसे काम लेना चाहता है, हमारी खुशी से उसे कोई मतलब नहीं है। तो ये मौरी कह रहे हैं कि आपको इतना मजबूत होना पड़ेगा कि अगर कल्चर आपके हिसाब से नहीं है तो आप उसको छोड़ सकें, आप उसका क्रिटिक कर सकें, आप उसको महत्व ना दें, उसको इम्पोर्टेंस ना दें, और अपना कल्चर खुद बनाएं। आप अपनी तरह के लोगों से मिलें, उनका एक छोटा सा एक सिस्टम, एक ग्रुप बनाएं और उसमें एक कल्चर बनाएं कि वी फॉलो दिस कल्चर, जिस कल्चर की वैल्यू में हो लोगों को खुश रखना, लोगों को ये ना कहना कि मैं तुम्हारा रिस्पेक्ट तभी करूँगा जब तुम ये कर लोगे, है ना। कितनी बदसूरत बात है ना कि लोग हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस भेजते हैं कब, जब हम कुछ अचीव करते हैं। जब हमारा कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है या हमारा कोई बिजनेस सेटअप हो जाता है तो पीपल से कॉन्ग्रेट्स। सो मैं रिस्पेक्टेबल तब हुआ जब मेरा रिजल्ट अच्छा हुआ या जब मेरा बिजनेस सेटअप हुआ, उसके पहले मैं नहीं था रिस्पेक्टेबल। कितना खराब, कितना कुरूप है ये समाज, अगर मैं इस चश्मे से देखूं तो, कि ऐसे हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, किसी का सम्मान नहीं कर सकते। जब उसके साथ कुछ हो जाएगा अच्छा, सो कॉल्ड अच्छा, जिसको हम अच्छा डिफाइन करते हैं, तो ही हम उसका सम्मान करेंगे। बहुत ख़राब बात है, बहुत अच्छी बात तो नहीं है। ठीक है, अगली बात है कि डोंट क्लिंग टू थिंग्स बिकॉज एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। ये तो बहुत बड़ी फिलॉसफी है कि सब कुछ, मुझे वो शब्द नहीं मिल रहा, एन मौके पे मैं भूल गया। सब कुछ नश्वर है, हाँ सब कुछ नश्वर है, सब कुछ इम्परमानेंट है। तो जो सब कुछ नश्वर ही है तो किसी चीज़ से जुड़ना क्यों, है ना। लेट एवरीथिंग पास थ्रू यू एंड यू पास थ्रू एवरीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है सो मेनी पीपल वॉक अराउंड विद अ मीनिंगलेस लाइफ, दे सीम हाफ asleep even when they are busy doing things they think are important. This is because they are chasing the wrong things. बहुत अच्छी बात है। और लास्ट लाइन जो मैंने लिखी है वो ये कि devote yourself to loving others, devote yourself to your community around you and devote yourself to creating something that gives you purpose and meaning. एक
फुलफिलिंग एंड मीनिंगफुल लाइफ के लिए ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। तो अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सबको ये किताब पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी किताब है, बहुत सीखने को मिलेगा इस किताब से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।